सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, ये लफ्ज़ हैं उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के जिसके साहस, वीरता और शौर्य की गाथा आज भी गाई जाती है। दोस्तों, शहीद आजम कहे जाने वाले इस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी इन्होंने ब्रिटिश के छक्के भी छुड़ाए। मात्र 23 साल की उम्र में ब्रिटिश को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी का फंदा चूम लेने वाले वीर भगत सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दोस्तों, इन्होंने देश में बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का कार्य किया है। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का अल्प जीवन काफी प्रेरणादायक वाला है। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में एक सिख परिवार में हुआ है। इनके जन्म के समय इनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह कोलाइजेशन बिल का विरोध करते थे, जो उनमें जेल की सजा काट रहे थे। भगत सिंह का परिवार भी भारत की आज़ादी के संघर्ष में शामिल था, इसलिए इनका बचपना स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा। भगत सिंह के मन में भी छोटी सी उम्र में ही देश के आज़ादी का सपना घर कर गया। भगत सिंह अपनी माँ विद्यावती कौर की आंखों का तारा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी माता से बुद्धि, कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान जैसे गुण सीखे तथा अपने स्वतंत्रता सेनानी पिता से प्रेरित होते हुए उन्होंने अपने अंदर साहस, बलिदान और देशभक्ति की भावना को विकसित किया। देशभक्ति की ऐसी झलक हमें उनके बचपन के किस्सों में साफ देखने को मिलती है। दरअसल नन्हे भगत सिंह ने अपने पिता को आम की गुठलियों को बोते हुए देखा। अपने पिता को ऐसा करते हुए देख भगत सिंह ने उनसे प्रश्न किया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। जवाब देते हुए उनके पिता ने कहा, वो बीज बो रहे हैं जो आगे चलकर पेड़ बनेंगे और उन्हें बहुत सारे आम प्रदान करेंगे। पिता की इन बातों को सुन भगत सिंह ने तुरंत अपने घर गए और वहां से एक बंदूक लेकर आए और उस बंदूक को बीज की तरह मिट्टी में दबाने लगे। उनको ऐसा करते देख पिता ने उनसे पूछा, तब भगत सिंह ने जवाब दिया कि वह बीज की तरह बंदूक बो रहे हैं जिससे खेतों में बंदूक की पेड़ लगेंगे और कुछ समय बाद उनके पास कई सारे बंदूकें होंगी और जिसकी मदद से वे ब्रिटिशों के साथ आज़ादी की जंग लड़ सकेंगे। भगत सिंह की ऐसी मासूमियत और देशभक्ति देख उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि उनका बेटा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा भगत सिंह बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे और अनोखे खेल खेला करते थे। जब वे 5 साल के थे तब ये अपने साथियों को दो अलग अलग ग्रुप में बांट दिया करते थे और फिर आपस में आक्रमण कर एक दूसरे का युद्धाभ्यास करते थे। इस तरह के युद्धाभ्यास भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से किया करते थे। भगत सिंह के कार्य में उनके वीर, धीर, निर्भीक होने का प्रमाण मिलता है। ये बचपन से ही हर किसी को अपनी तरफ आकर्षण कर लेते थे। जब इनके शिक्षा दीक्षा की बारी आई तब इन्होंने लाहौर की ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में दाखिला लेने से साफ मना कर दिया और अपना दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में कराया। भगत सिंह पढ़ने में काफी होशियार थे और तेज हुआ करती थी। उन्होंने अपने कोर्स बुक के अलावा देश विदेश की मशहूर किताबों का अध्ययन भी किया, जिसकी खासकर रुचि समाज, राजनीति और अर्थशास्त्र पर थी। दोस्तों, भगत सिंह के जीवन का नया अध्ययन तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस भयानक त्रस्ती से 12 वर्षीय भगत सिंह इतने आहत हुए कि वे पैदल अमृतसर की ओर चल पड़े। जलियांवाला बाग पहुंचते ही उन्होंने चारों ओर खून से लथपथ भयानक मंजर देखा। इससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अंदर ही अंदर क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बोतल में खून से सनी हुई मिट्टी को भरा और वापस लाहौर आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को भारत से मार भगाने का प्रण लिया। वहीं शुरू के दिनों में भगत सिंह महात्मा गांधी के एक बड़े प्रशंसक के रूप में जाने जाते थे। उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि गांधी जी अपने अथक प्रयासों से देश को आज़ाद करवा लेंगे। इसलिए जब महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तब सभी देशवासियों की तरह भगत सिंह ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा छापी गई किताबों को जलाया करते थे। देश भर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को फुल सपोर्ट मिला और सबको यह आशा थी कि जल्द ही ब्रिटिश भारत छोड़कर चले जाएंगे। परंतु जब चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले दिया
तब भगत सिंह गांधी जी से काफी निराश हुए और इसी के बाद उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग चुना। उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था नॉन वायलेंस या पीसफुल टैक्टिक से भारत कभी आजाद नहीं हो सकता। और यही से शुरू होती है भगत सिंह के त्याग और बलिदान की कहानी। दोस्तों, भगत सिंह के कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही उनकी मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण समेत अन्य क्रांतिकारियों से हुई और उनमें सबसे गहरी दोस्ती सुखदेव से हो गई। उस समय आजादी की लड़ाई चरम सीमा पर थी। आपको ये बता दें, वो दौर था जब अंग्रेज शासकों का भारतीयों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा था। ये सब देखकर भगत सिंह ने अपनी लड़ाई छोड़ दी थी और खुद को पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन में समर्पित कर दिया। इसी दौरान इनके घर पर इनकी शादी की भी बात शुरू होने लगी थी, परंतु भगत सिंह ने शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शहीद आजम के इस फैसले से उनके पिता और माता काफी आहत हुई, परंतु वे भगत सिंह के इस प्रेम की आगे बेबस थी। यह फैसला लेने के बाद भगत सिंह कानपुर की ओर चले गए। देश की आजादी के लिए भगत सिंह सभी युवाओं को जागरूक करना चाहते थे, लेकिन हर युवा तक यह खबर पहुंचाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी। इसके लिए भगत सिंह ने वर्ष 1926 के करीब लाहौर के कीर्ति किसान पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी पार्टी द्वारा प्रकाशित मैगजीन कीर्ति के लिए काम करने लगी। शुरुआत में भगत सिंह ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रामक लेख लिखे और पैम्पलेट छपवाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करने के लिए इकट्ठा किया। इसी दौरान भगत सिंह ने एक पार्टी का भी गठन किया। इसका नाम उन्होंने नौजवान भारत सभा रखा। इस पार्टी का उद्देश्य था युवा और वर्कर्स तथा किसानों को इकट्ठा कर जंग छेड़ना। दोस्तों, भगत सिंह का ऐसा करना ब्रिटिशर्स को रास नहीं आ रहा था। वर्ष 1927 को ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें हिरासत ले लिया, जिससे कोर्ट में उनकी पेशी की गई और 60,000 रुपए देकर उनके पिता ने उनकी जमानत करा ली। परंतु इसके बावजूद भगत सिंह ने ब्रिटिश के विरुद्ध आक्रामक लेख लिखने बंद नहीं किए। इसके बाद 1927 में काकोरी कांड को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के कुछ क्रांतिकारियों को ब्रिटिश शासक द्वारा सजा सुनाई गई, जिसके तहत राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 लोगों को फांसी और 16 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस पूरी घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नींव डगमगा गई। ऐसे में जरूरत थी पार्टी का नवनिर्माण करने के लिए। इसी संदर्भ में भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को मर्ज करने की योजना बनाई। इसी के तहत सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक सीक्रेट मीटिंग की गई और दोनों पार्टियों का विलय कर दिया गया और इस नई पार्टी के नाम बड़े विचार विमर्श के साथ बाद रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा गया। इसी दौरान साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में एक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे। ये लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान पुलिस लाठी चार्ज शुरू कर दिया और लाला लाजपत राय पर लाठी पड़ने पर वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में उन्होंने ये कहते हुए दम तोड़ा कि उनकी मृत्यु ब्रिटिशर्स के ताबूत पर आखिरी किली साबित हुई है। अपने गुरु लाला लाजपत राय और पार्टी के मेंबर्स की मृत्यु के कारण भगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ जेम्स स्कॉट की हत्या करने की एक गुप्त योजना बनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि जेम्स स्कॉट ने ही प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। योजना के मुताबिक जेम्स स्कॉट जिस थाने में तैनात था उसके पास ही भगत सिंह और उनके साथी छुपे हुए थे और स्कॉट के थाने से निकलने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही उन्होंने एक पुलिस मैन को थाने से बाहर आते हुए देखा, उन्होंने उस पर गोलियों की बौछार कर दी और वहां से भाग निकले। परंतु इस हत्याकांड में एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। दरअसल उनके साथ जय गोपाल स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने स्कॉट की जगह लाहौर के सुप्रीम पुलिस जेम्स सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या की खबर भारत भर में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था, जिससे हर जगह की पुलिस केवल उन्हीं को ढूंढने में लगी हुई थी और यह भगत सिंह और उनके साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। भगत सिंह ने खुद को बचाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दी। एक सिख होते हुए भी ऐसा करना भगत सिंह की असीमित देशभक्ति को दर्शाता है। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु ने स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी से मदद मांगी। भगत सिंह ने एक जेंटलमैन की तरह अंग्रेजी पोशाक और टोपी लगाकर तैयार हो गए। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी तथा राजगुरु एक नौकर के रूप में तैयार हुए। तीनों
तीनों अपने भेष बदलकर लाहौर स्टेशन से कलकत्ता को रवाना हुए। 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस सरदार भगत सिंह को पकड़ने में नाकाम रही, पर फिर 1929 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और यह गिरफ्तारी ब्रिटिश के लिए कोई सफलता नहीं थी। भगत सिंह ने तो खुद ही अपने को अरेस्ट करवा लिया था। दोस्तों, वो यह था कि 1929 में असेंबली में भगत सिंह अपने साथियों के साथ दिल्ली असेंबली हॉल में बम ब्लास्ट करने की योजना बनाई थी। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि ब्रिटिश को डराने के लिए था। और 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और भगत सिंह ने अपने पंपलेट हवा में उड़ा दिए, जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था, बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। दोस्तों, भगत सिंह चाहते वहां से भाग भी सकते थे, परंतु उन्होंने वहीं पर जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ब्रिटिश पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। दोस्तों, भगत सिंह ने जेल में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। भगत सिंह ने जेल में रहने के दौरान अनेक लेख भी लिखे थे। इसी बीच 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स मर्डर केस के जुर्म में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई और 24 मार्च 1937 को इन्हें फांसी देने का निर्णय लिया गया। बाद में फांसी की तारीख बदलकर 23 मार्च 1931 कर दी गई। सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के रिश्तेदारों को सूचना दी कि वे 23 मार्च को सुबह 10 बजे जेल सुपरिटेंडेंट से मिलने। ये लोग नियत समय पर जेल पहुंच गए, लेकिन उन्हें भेंट करने की अनुमति नहीं दी गई। शाम को 4 बजे सभी राजनीतिक कैदियों को उनकी कोठरियों में बंद कर दिया गया। फांसी के 2 घंटे पहले वकील प्राणनाथ मेहता को भगत सिंह ने भेंट करने की अनुमति दी। मेहता ने भगत सिंह से उनकी अंतिम इच्छा के बारे में जानना चाहा। भगत सिंह ने कहा था, मैं इस देश में फिर से जन्म लेना चाहता हूँ, जिससे इसकी सेवा कर सकूं। भगत सिंह ने मेहता से यह भी कहा था कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद दे दें। दोनों ही नेताओं ने उनके मुकदमे में दिलचस्पी रखी। मेहता के जाने के बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को सूचना दी कि उन्हें 24 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी न देकर 23 मार्च को ही शाम को 7 बजे फांसी दे दी जाएगी। भगत सिंह लेनिन की जीवनी के कुछ ही पृष्ठ पढ़ पाए थे और भगत सिंह ने कहा, क्या आप मुझे एक अध्याय खत्म करने की इजाजत नहीं देंगे? जवाब देने की बजाय उन्हें फांसी स्थल की ओर चलने को कहा गया। तीनों ने बाहें फैलाकर एक दूसरे को बांध लिया और संतरी के पीछे पीछे फांसी स्थल की ओर बढ़ते चले। वे अपना प्रिय क्रांतिकारी गीत गा रहे थे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, या अपनी ही जमी होगी या अपना आसमां होगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। बारी बारी से उनका वजन लिया गया। तीनों का वजन बढ़ा हुआ था। उन्हें नहाने को कहा गया, जिसके बाद काला लबादा उन पर डाल दिया गया, परंतु उन्होंने चेहरे पर नहीं ढकी। चरण सिंह ने भगत सिंह के कानों में फुसफुसाकर कहा, गुरु से प्रार्थना करो। वे हंसे और बोले, सारी जिंदगी में मैंने कभी प्रार्थना नहीं की। सच तो यह है कि बहुत बार गरीबों के दुख देखकर मैंने ईश्वर को गालियां दी है। अब अगर मैं उससे क्षमा मांगूंगा तो वह कहेगा कि यह एक बुज़दिल है जो अपना अंत देखकर माफी मांग रहा है। भगत सिंह ने ऊंची आवाज में एक छोटा सा भाषण दिया, जिससे अन्य कैदी भी सुन सकें। असली क्रांतिकारी सेनाएं गांव और कारखानों में काम कर रहे किसान और मजदूर हैं, मगर हमारे उच्चवर्गीय नेता न तो उन्हें साथ ले सकते हैं और न ही लेने का साहस करेंगे। दोस्तों, जेल के घंटे ने जब 6 बजाए तो कुछ दूरी से दबी आवाजें, बोटों की थाप और परिचित गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि गूंज सुनाई पड़ी। इसके बाद माए रंगदे बसंती चोला का शोर सुनाई देने लगा। फिर तेज आवाज में इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आजाद हो के नारे गूंजने लगी। कैदियों ने भी नारे लगाए। उनके जवाबी नारों की गूंज आसमान में गूंजने लगी। फांसी का मचान पुराना था। तीनों साथी एक दूसरे से आखिरी बार गले मिले। तीनों लकड़ी के अलग अलग तख्तों पर खड़े हुए थे। तीनों की गर्दन के चारों तरफ फंदा कर दिया गया था। उन्होंने फंदे को छुआ, उसके साथ उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। जल्लाद ने रस्सी खींचकर उनके पैर के नीचे से पटरा खिसका दिया। बेजान ढीले शरीर काफी देर तक वहां झूलते रहे। फिर उन्हें नीचे उतारा गया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक जेल अधिकारी उनके साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उनकी मृत को इंसाफ के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उसे वहीं पर
निलंबित कर दिया गया। उसकी जगह एक कनिष्ठ अधिकारी ने यह कारण पूर्ण किया। 2 अंग्रेज अधिकारियों जिनमें से एक जेल सुपरिटेंडेंट था, उन्होंने फांसी अपनी देखरेख में कराई तथा उनकी मृत्यु को सत्यापित किया। अब पूरी तरह से खामोशी थी। फांसी की काफी देर बाद चरण सिंह आया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि 30 साल की नौकरी के दौरान उसने ढेरों फांसियां देखी हैं, मगर आज तक कोई इतनी बहादुरी से मुस्कुराते हुए तख्ते पर नहीं चढ़ा जिस तरह से ये तीनों चढ़े। राष्ट्र के 3 फूल तोड़कर कुचल डाले गए। तीनों के शव फांस पर पड़े हुए थे। जीते जी तो अंग्रेज सरकार इनसे भयभीत की थी, अब प्राणांत के बाद भी सरकार का डर कम नहीं हुआ था। जेल के बाहर पूरा शहर उमड़ा हुआ था और वे इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें इन तीनों के शव प्राप्त हों। दूसरी तरफ जेल अधिकारियों के सामने इन शवों को छुटकारा पाने की समस्या थी। अधिकारियों का विचार था कि इनका अंतिम संस्कार जेल के भीतर ही कर दिया जाए, परंतु अधिकारियों ने इस विचार को इसलिए छोड़ दिया कहीं धुआं उठने या आग की चमक देखकर जनता जेल पर हमला न कर दे। अधिकारियों ने जेल के पीछे की दीवार का एक हिस्सा तोड़वाया और जब अंधेरा हो गया तब वहां से एक ट्रक मंगवाकर उनमें तीनों की लाशों को सामान की तरह फेंक दिया। शवों को रावी नदी के किनारे ले जाया गया, मगर नदी में पानी बहुत उछला था। तब सतलुज नदी जाने का फैसला लिया गया। कोरे सिपाही ट्रक के साथ साथ फिरोजपुर सतलुज नदी तक गए। वहां उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी का तेल डालकर इन शवों को आग लगा दी। आसपास के गाँव और गंधा सिंह वाला गाँव के लोगों ने जलती चिता देख ली और दौड़कर वहां आ गए। सिपाही लाशों को छोड़ अपनी जान बचाकर वहां से भागी और सीधे लाहौर पहुंची। गांव वालों ने तीनों शहीदों के अवशेष श्रद्धा पूर्वक उठा लिए। इसकी खबर जंगल की आग की तरह लाहौर और पंजाब के दूसरे शहरों में फैल गई। सारी रात सड़कों पर इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगते रहे। शहर भर में हड़ताल हुई, सभी दुकानें बंद कर दी गई। गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर सभी स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। सरकारी भवनों और सिविल लाइन जहाँ अधिकारियों के निवास थे वहाँ पुलिस तैनात कर दी गई। दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस लाहौर के विभिन्न इलाकों में चिपकाकर यह घोषणा की गई कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शवों का अंतिम संस्कार सतलुज नदी के किनारे पूर्ण रीति रिवाज के अनुसार कर दिया जाए। अनेक सभाओं में शवों का संस्कार समुचित ढंग से न करने का आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट ने इसका प्रतिवाद जारी किया, लेकिन उसे किसी ने नहीं माना। इसी बीच तीनों के अवशेष लाहौर पहुंच गए। एक शोक जुलूस जहां सैंडर्स मारा गया था उसके करीब नीला गुम्बद से शुरू हुआ। हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 मील लंबे इस जुलूस में शामिल थे। बहुत से पुरुषों ने काली पट्टी बांधी हुई थी और औरतों ने काली साड़ी पहनी हुई थी। जुलूस में इंकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे थे। माल से गुजरते हुए जुलूस अनारकली बाजार के बीच रुका। भीड़ में यह घोषणा सुनकर चुप्पी छा गई कि भगत सिंह की बहनें तीनों शहीदों के अवशेष लेकर फिरोजपुर से लाहौर पहुंच गई हैं। 3 घंटे बाद फूलों से लदी 3 अर्थियां और उनके पीछे पीछे भगत सिंह के माता पिता जुलूस में शामिल हो गए। लोग खुलेआम रो रहे थे जिसका क्रंदन आकाश को छू रहा था। जुलूस रावी के तट पर पहुंचा, जहां 24 घंटे पहले अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से अंत्येष्टि करनी चाहिए थी। लाहौर में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें फांसी की भर्त्सना की गई और इसे गैर कानूनी ठहराया गया। जिस तरह से अधिकारियों ने शवों को अपमानजनक तरीके से नष्ट करना चाहा था उसकी निंदा की गई। एक उर्दू दैनिक प्रसिद्ध संपादक मौलाना जफर अली ने एक नम्र पढ़ी जिसमें खुले आसमान के नीचे पड़े मृत शरीर को भस्म करने का जिक्र था। जैसे जैसे फांसी की खबर फैली पूरा राष्ट्र शोक में डूब गया। लोगों ने अपने कारोबार बंद कर दिए और जुलूसों में उमड़ पड़े और अंग्रेज डर के मारे घरों में